वोटिंग से एक दिन पहले अपोजिशन को सरप्राइज दूंगा, वज़ीर आज़म का दावा। क्या यहाँ पर तमाम लोगों को आगे बढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि आज की रात बहुत अहम है। अदम एतमाद को लेकर हुकूमत और अपोजिशन में जो सियासी मैच चल रहा है, इसमें किसका पलड़ा भारी है। आज OIC ढाल हट जाएगी। वाकिफान हाल का दावा है कि आज की रात सियासी सफबंदी वाज़ेह होने का इम्कान है। इस अहम सियासी मैच को लेकर दोनों तरफ से दावे और पेशगोइयों का सिलसिला भी जारी है। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में भी अपोजिशन की हार और अपनी जीत की पेशगोई की। दावा यह था कि अदम एतमाद वाला मैच हम जीतेंगे। सवाल उठाया कि क्या लड़ाई से पहले हाथ खड़े कर दूं, क्या चोरों के दबाव पर इस्तीफा दे दूं? किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। किसी को गलतफहमी हो सकती है कि घर बैठ जाऊंगा। एक दावा यह किया कि फौज से अच्छे ताल्लुकात हैं। अपोजिशन ने अपने तमाम पत्ते शो कर दिए हैं। किसी भी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। वोटिंग से एक दिन पहले अपोजिशन को सरप्राइज दूंगा, वज़ीर आज़म का दावा अपनी जगह। मगर आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास की जो कहानी सामने आई है, इससे लग रहा है कि सरप्राइज दरअसल वज़ीर आज़म को मिल रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने वज़ीर आज़म को बता दिया कि इत्तेहादी साथ नहीं चलना चाहते। अलहदगी के फैसले का ऐलान 25 मार्च को मुतवक्के है, जो चौधरी बरादरान की रिहाइश गाह पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो सकता है। कमेटी की तरफ से वज़ीर आज़म को बताया गया कि मजीद लड़ाई अवाम और अदालतों के जरिए ही लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर सदारती रेफरेंस की बात करें तो इस पर बनने वाले लार्जर बेंच पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। ये मामला क्या है? जस्टिस काजी फाइज ईसा का खत लीक कैसे हुआ? ये सवाल भी आम है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे यौम पाकिस्तान पर होने वाली मुसल्लह अफवाज की परेड से, जो दुश्मनों के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वतन अजीज का दिफा मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। आज की तकरीब की खास बात J-10C तैयारे थे, जिनका फ़ज़ाई मार्च पास्ट भी था, जिसकी घन गरज ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। यौम पाकिस्तान के तकाज़े क्या हैं और क्या हम इन्हें पूरा भी कर रहे हैं, इसी से शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, आज देखिए हम ख़ास तौर पर यौम पाकिस्तान के हवाले से लिबास भी हमने ना ख़ास कर लिया है। आज मुल्क और कौम में जिस तरह से खुशी और एक ख्वाब जो हमारे बुज़ुर्गों ने देखा आज के दिन और फिर उसकी ताबीर हमें नज़र आई, तो वो हम देखते हैं कि हमें आज डिसिप्लिन बड़ा नज़र आता है। इस मौके पर 23 मार्च के दिन परेड हम देखते हैं और जिस तरह हम यौम पाकिस्तान पर अपना दिफा मजबूत होता है हर साल, यानी पिछले साल से कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होता है। आज भी हम बात करते हैं तो J-10 की बात करते हैं, इसी तरह हम इसमें बड़ा ज़बरदस्त आगे जा रहे हैं। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स में हमें हर साल ऐसे लगता है कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। देखें उसामा साहब, 23 मार्च 1940 यहीं लाहौर में ही क़रारदाद पाकिस्तान जो है वो मंजूर हुई। मुझे एक बात बताएं, उसमें जो ख्वाब देखा गया था पाकिस्तान का, वो तो एक मुल्क था जो इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को उनके राइट मिलेंगे, जहाँ पर तमाम लोगों को उनके राइट मिलेंगे। हम हिंदू की ग़ुलामी में नहीं रहना चाहते, वो हमारी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मुसलमानों को की तरक्की के रास्ते मसदूद करते हैं। तो हम एक ऐसा मुल्क चाहते हैं जहाँ पर तमाम लोगों को इंसाफ मिले, इक्वल राइट्स मिलें, हर एक को आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बराबर के मौके मिलें, वहाँ पर इंसाफ हो, इस्लामी कवानीन की अमलदारी हो। मुझे एक बात बताएं, क्या आज जिस ख्वाब को देख के जो पाकिस्तान बनाया गया, जो पाकिस्तान का रोड मैप था, जो पाकिस्तान का स्केच था, जो पाकिस्तान बनाने वाले जिस तरह का पाकिस्तान बनाना चाहते थे, क्या आज वो पाकिस्तान हमें मिला? क्या यहाँ पर तमाम लोगों को आगे बढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्या आज एक आम आदमी जो है इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा? क्या एक आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है? क्या एक आदमी को एजुकेशन मिल रही है, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? उसको तो गिला ये था कि हिंदू डोमिनेट कर गए हैं, वो पढ़ लिख के हमसे आगे चला गया है, वो सरकारी जॉबों पे डोमिनेट किए हुए हैं, उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बिज़नेस में आगे आ गए हैं, वो हमें आगे नहीं आने देते। तो आज तो हिंदू नहीं है, आज तो हमारे अपने लोग हैं,
आज भी पाकिस्तान में चंद ख़ानदान है जिनके हाथों में दौलत है। आम आदमी तो बेचारा आज भी बेरोज़गार है, उसको तो आज भी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, उसको एजुकेशन नहीं मिल रही, उसको तालीम नहीं मिल रही, उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, उसके पास 2 वक्त की खाने की रोटी के पैसे नहीं है उसामा साहब। तो अगर देखा जाए तो आज 70-75 साल गुजरने के बावजूद हम वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ पे 1940 में खड़े हुए थे। एक आम मुसलमान तो आज वहीं पे खड़ा हुआ है। एक आम पाकिस्तानी जो है वो महसूस करता है कि पाकिस्तान बनने के बाद उसको क्या मिला। समझ ये रियलिटीज हैं। हम जितना मर्जी इसको ये करें कि नहीं देखे जी आज हमें ये है, आज हम मस्जिद में जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं आज, लेकिन मसला ये है कि ठीक है मजहबी आज़ादी आपको हासिल है क्या, लेकिन खाली मजहबी आज़ादी की तो बात नहीं थी। बात तो ये थी कि हर निज़ाम ज़िंदगी में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। एक फलाही स्टेट होगी, एक मुस्लिम स्टेट होगी, एक इस्लामी स्टेट होगी। क्या आज हम एक इस्लामी स्टेट हैं? अच्छा, क्या पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन हैं? क्या आज सूद से पाक आप इकोनॉमी हमारी है? समझ साहब बहुत सारे सवाल हैं। हमारा तो सूद से पाक तो दूर की बात है। यहाँ पर इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना अदल पे खड़ी हुई थी, इंसाफ पे खड़ी हुई थी। वहाँ पर तो ये कहा जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बेटी भी चोरी करेगी तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक आम आदमी को मिलेगी। आप अदालत में तो जाएं, आप थाने में तो जाएं, आप देखें कि एक जो एक अशराफी है उसके लिए तो इतवार को आप खुद कहते हैं कि अदालतें खुल जाती हैं, और एक आम आदमी बेचारा उसका घर बिक जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो उसामा साहब आज बल्कि अब तो बड़ा दुख होता है कि चीज़ें ठीक होने की बजाय और बदतर हो रही हैं। अच्छा, मसला ये है, एक सॉरी मैं आपको काटता हूँ, मसला ये कि हर 23 मार्च को जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो एक तकरीर करते हैं। वो एक पता नहीं कौन सी आइडियल सी तकरीर होती है जिसमें जी कश्मीर को हल किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, और वो सुबह तकरीर कर के वो अपने घर चले जाते हैं। समझ इन तकरीरों का से अब बात आगे गुजर गई हुई है। सर हमें कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अच्छा, यकीनन सर हर गवर्नमेंट आती है और हुकूमत बनती है, लोग वोट देते हैं इसी उम्मीद पर कि जी उनके मसाइल हल होंगे। लेकिन गुलाम साहब ये जो बाबर साहब ने बात की ये एक तस्वीर का रुख है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, फैक्ट्स हैं। मगर आज अगर हम देखते हैं कि जहाँ से हमने आज़ादी हासिल की, अगर हम भारत से मुवाजना करें, वहाँ भी तो हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, तो ये तो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका हमें वहाँ पर नज़र आता है। वहाँ पर माशी तौर पर वो कमज़ोर नज़र आते हैं, उनसे तो बेहतर हालात में अगर आज हम नज़र आते हैं। फिर एक दूसरी बात यह है कि 10 गुना एक आपसे मुल्क हो और पहले दिन से यानी 1948 से ही जंग छिड़ गई, फिर 65, फिर 71, फिर दहशतगर्दी, आज भी आप देख लें कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो ये पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया गया, बनना पड़ गया। आधा मुल्क जो है अलहदा हो गया क्योंकि वो भी यही जंग की वजह से। तो ये भी तो एक मसला है कि हम अपनी सोशल सिक्योरिटी की तरफ आ ही नहीं सके। आज आकर हम देखते हैं जी पॉलिसी बनती है, हमने किस तरह नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की जी, उसमें हमने पानी का किस तरह से इस्तेमाल करना है, पानी का क्या करेंगे, माहौलियात का क्या करेंगे, सेहत का क्या करना है, रोज़गार का क्या करना है, कि अब ये सिर्फ सिक्योरिटी सिर्फ ये नहीं है कि दिफाई तौर पर आप मजबूत हो जाएं। ये तो अब आकर ये सोच पैदा हुई है या इस तरफ हम बढ़ रहे हैं, वरना तो हम 10 गुना मुल्क है वो कह रहा है इसको तो हमने रहने नहीं देना, इस मुल्क को मुसलसल उसको ख़त्म करने की साजिशें जब होंगी, किसी और मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद इतने मसाइल तो शायद नहीं रहे। मसाइल बिल्कुल हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम अपने मकसद से हट गए हैं या हमें जदोजहद छोड़ देनी चाहिए या हमें इंसाफ, रवादारी, अदल और तालीम, सेहत के हवाले से अपनी जो हमें ज़रूरत है उसके मुताबिक हम अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने मुतालबे छोड़ दें। ऐसा नहीं है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब फरमाया था कि मेरी जेब में, मैंने पाकिस्तान बना लिया है, मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, तो वो खोटे सिक्के जो हैं वो शराफिया आज भी पूरी तरह से अवाम के हकूक़ गस्ब करने के लिए, अपनी अय्याशियाँ, अपने अल्ले तल्ले जो हैं चलाने के लिए, वो आज भी पूरी तरह से उन्हें कोई किसी बजट में उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उनके अखराजात पहले से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनको लग्जरी गाड़ियाँ मिलती हैं, वो बाहर के विज़िट करते हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और वो तमाम अशराफिया की सहूलियात जिनका ज़िक्र बाबर डोगर साहब एक पसमानदगी के हवाले से हमारे तौर पे कर चुके हैं, उनके जो अगेंस्ट चीज़ें वो सारी की सारी अशराफिया को मैसर है। लेकिन एक बात मैं आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि 23 मार्च 1940 को जो सफ़र शुरू किया गया था
वो हमने बहुत हद तक कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, ये कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। हमारे वजूद को ख़तरात उसी दिन लाहक हो गए थे जिस दिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है। और कहा गया था ये आप चंद साल से ज़्यादा नहीं चल सकेगा। जी वो तमाम सूरत हाल जो बंगाल हमारा बड़ा भाई, हमारा भाई हमसे जुदा हुआ, उसके पीछे जितने मुहर्रकात थे वो सारे मुहर्रकात को आप देखें कि वो लोग जो उस वक्त भी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो इकट्ठा रहे, उन्होंने ये काम किया। फिर उसके बाद ये इस तरह की और साजिशें भी होती रहीं, लेकिन अब ये साजिशें होती हैं लेकिन वो कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकती। तालीम भी लोगों को मिली, बहुत सारे ऐसे मैं आपको मिसालें आपको बता सकता हूँ। गरीब तरीन घरों से लोग निकले, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे उन्होंने कारोबारी लोग भी बने, उनमें लोग बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी बने, उनमें लोग जनरल भी बने, उनमें जज भी बने, उनमें सहाफ़ी भी बने, उनमें पुलिस ऑफिसर्स भी बने। यानी कि कोई शोबा अच्छे अच्छे प्रोफेसर, रिसर्च और टाट वाले स्कूलों से पढ़ के, तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम कहें कि अदम मसावात है बहुत सारी चीज़ें मैंने जिनका जिक्र किया है वो वाक़यातन वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। हमें उन तबकात को, जो हम गरीब तबका है, सफ़ेद पोश लोग हैं, हम जो रोज़ की रोज़ खाने कमाने वाले हैं, हमें अपनी औलादों को इस हद तक तालीम याफ्ता करना है कि उनको अपना हक मांगना ना पड़े। वो तालीम हासिल करें कानून की, वो तालीम हासिल करें जर्नलिज्म की, वो तालीम हासिल करें सोशल साइंसेज की, वो सिविल राइट्स की तालीम हासिल करें, तो उनको पता लगे कि रियासत से हकूक़ किस तरह लिए जाते हैं। ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह आने वाले 5-10 सालों में आप देखेंगे बहुत सारे हकूक़ अवाम को ट्रांसफ़र हो चुके होंगे। और इसी तरह से अगर हम हमारी जो मिडिल क्लास है वो पढ़ती रही तो इंशाल्लाह ये चीज़ें हम जागीरदारों से, सरमायादारों से हम छीन लेंगे, ये चीज़ें वापस आम लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। ये जो प्रॉपर्टी माफियाज मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं और जो लोगों के कब्जे करके अपने आप को पेरिस और लंदन जैसी सोसाइटियाँ बना के रह रहे हैं, इनको भी पता चल जाएगा कि ये अब उन सोसाइटियों में नहीं रह सकेंगे। ये इनको अपने तरह की माहौल जो है वो रहना होगा। और फिर हमारे जस्टिस सिस्टम, हमारा जस्टिस सिस्टम की मैं बात करना चाहूँगा, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खराब हुई हैं। अगर आप ये आज जज्बात का इजहार कर रहे हैं, जी लग रहा है आपको पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, ये उनका ख्वाब है सर। सब आप यही दुख आज डिस्कस कर रहे हैं, वो तो आपको दिखा रहे हैं कि ख्वाब तो देखना चाहिए ना। बाबर डोगर साहब, हमारा काम ये नहीं है, हमारा कतन ये काम नहीं है कि हम लोगों के अंदर जो है वो दुख का एहसास पैदा करें, हम लोगों को कहें कि ये पाकिस्तान का वजूद ठीक नहीं था या ऐसी रिग्रेट हम फीलिंग दें, ऐसा नहीं है। बात वजूद ही नहीं है, मैं एक गरीब तरीन घराने से हूं। मैंने तो ये कहा कि जिसने ख्वाब देखा था, जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया था, जो गोल्स हमने अपने सामने रखे थे, वो वक्त लगता है, एक आम आदमी घर से निकला था, बहुत वक्त लगता है कौमें बनने में, मुल्क बनने में। जिस तरह गुलाम साहब अपनी मिसाल दे रहे हैं, मेरे बुजुर्गों ने जिस तरह से जिंदगी गुजारी, आज हम उससे बहुत बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये शायद गुलाम साहब ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने भी बड़े मुश्किल हालात देखे, बहुत सारी चीजें। आप देखें रेल नेटवर्क चले उधर ही खड़ा है, आप देखें रोड नेटवर्क हमने कितना बढ़ा लिया, हमने स्कूलों की तादाद कितनी कर ली, हमारे पास हॉस्पिटल्स अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो गए, और भी बनने चाहिए। हमारे पास साफ पीने के पानी के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हमारे लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी कौन सोच सकता था। आज आप सोचें कि टोबा टेक सिंह जैसे डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी बन गई है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो वहाँ एक डिग्री कॉलेज हुआ करता था, आज हर जगह पे यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है। तो ये चीज़ें क्या इससे तब्दीली नहीं आएगी? आप जो बच्चा भी यूनिवर्सिटी जाएगा, आप देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अपने अंदर रोशनी लेके बाहर निकलेगा और वो रोशनी फैलेगी। ये तालीम की रोशनी है जो आज हम जैसे लोग यहाँ बैठे हुए वाज़ेह है। अगर हम खुद एक अपना खुद एहतसाबी भी करें कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया, तो हमें इस मुल्क ने दिया। मैं अपने बुजुर्गों की अगर बात करता हूँ तो उन्होंने जो हालात देखे सर, हम तो आज उसके मुकाबले में बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिस तरह आप अपना बता रहे हैं कि आपने एक बड़े ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ है कि जो बड़ी गुर्बत में बड़ी इस तरह की परेशानी देखी, आज अब माशाल्लाह उससे तो बहुत बेहतर ज़िंदगी। और मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर है। हमारे बुजुर्गों के पास शायद कोई कन्वेंस भी नहीं होती थी,
तो आज किसी के पास चले मोटरसाइकिल होगी या बहुत गरीब कोई होगा, यकीनन है गुर्बत अब भी है, ज़्यादातर आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। मगर आप ये देखें कि इससे पहले 30-40 साल पहले जिन चीज़ों का वजूद भी नहीं था, जिन फैसिलिटीज़ का, आज वो हैं। हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन अब एक और पहलू है इस दिन का कि हम तो इस दिन ज़रूर बात करते हैं हमने आज़ाद वतन हासिल कर लिया, चले अल्लाह का शुक्र है, ठीक है कि इसमें मसाइल हमें आगे बढ़ना है कि आज़ादी मिल गया, उसका शुक्र तो ये है ना कि हम उससे आगे बढ़ें और दुनिया को दिखाएं कि हमने आज़ादी के फिर एहसास किया है, मुल्क को एक मजबूत मुल्क और आगे लेकर चलें और एक बराबरी जिसकी बात आप बाबर साहब करें। लेकिन जितना एहसास मुझे लगता है कि पाकिस्तान में है कहीं और नज़र नहीं आता। कश्मीर की बात, फ़लस्तीन की बात आज भी सदर पाकिस्तान कर रहे हैं। जहाँ कहीं मौका होता है ज़रूर ये बात होती है मकबूजा जम्मू कश्मीर की, फ़लस्तीन की। क्या और जो 57 इस्लामी मालिक हैं आज वो भी आए हुए थे, उनके भी वज़ीर ख़ारजा थे जिनका ये ज़्यादा मसला है। अरब लीग है, दीगर ममालिक हैं जो हमसाए, इतनी दर्द और इतनी तकलीफ तो मुझे लगता है उनमें नहीं होती जितनी हम आज के दिन में इनको याद करते हैं कि भाई उनको भी आज़ादी मिले। उसामा साहब आप कहते हैं कि ये नेगेटिव बात करता है। अब मसला ये है कि OIC की मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है, सारे अरब खिते के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में, सारे अरब खिते के। और कल हिंदुस्तान ने कश्मीर में बिजनेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाए। सऊदी अरब और जितनी भी गल्फ़ की कंट्री थी उन सब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, वो वहाँ पर कश्मीर में बैठे हुए थे कि यहाँ पर कश्मीर में हमने इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है। अब ये OIC है, ये उसका फेस है कि एक तरफ आप यहाँ पर बैठ के कश्मीर की करारदाद पास कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इंडिया के ज़ेरे तसल्लुत इंडियन गवर्नमेंट की दावत पर आकर कश्मीर की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करने के लिए वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहां पर तो उसको कंडेम किया जाना चाहिए था, इन ममालिक को नोटिस इशू होना चाहिए था कि तुम किस मुंह से उसको कंडेम कर रहे हो, किस मुंह से कश्मीर की करारदाद कश्मीर जो है उसकी हमायत कर रहे हो, जब तुम खुद वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यहाँ पर फ़लस्तीन की बात की जा रही है और इसके साथ साथ कुछ ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ सफारती तल्लुकात कायम करके बैठे हुए हैं, सॉरी इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात कायम करके बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी के सर उनके साथ खाली तकरीरों से, खाली करारदादों से ये मसला हल नहीं होना। अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि जो आप कर रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट वही होता है जो इम्पैक्ट होता है। अल्फाज बेमायनी होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, असल चीज़ जो आप कर रहे हैं। मसला ये है कि पिछले 50 साल से आप 50,000 करारदादें पास कर लें, लेकिन हकीकत ये है कश्मीर में इन्वेस्टमेंट मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं, इसराइल को मुसलमान ममालिक को मान रहे हैं, तो फिर आप किस चीज़ की मजम्मत कर रहे हैं, क्यों मजम्मत कर रहे हैं? अच्छा सर, तो उसामा साहब इस तरह से इसको प्रैक्टिकली आपको लेके चलना होगा, इसको बेहतर करना होगा, इस तरह से मसाइल हल नहीं होंगे। अगेन आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक दूसरा फिर पहलू ये है कि पाकिस्तान तो खड़ा है ना गुलाम रज़ा साहब। देखें ये जो बात हो रही है पाकिस्तान तो उसमें भी बात कर रहा है, उसके बावजूद कि हमारे मसाइल, आज हम मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ना छोड़ दें, भारत की बात मान लें, आप देखें कि हमारे कितने मसाइल हल हो जाएंगे एक तरह से। देखें जी हमारे तो और तो मसले कोई नहीं रहेगा फिर हमारे भारत के साथ, और क्या लड़ाई है। उसामा गाजी साहब यहाँ बड़ा जिक्र करना ज़रूरी है कि हमारे इस्लाफ ने, हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, लियाकत अली ख़ान, हमारे इस्लाफ ने फ़लस्तीन और कश्मीर का उस वक्त भी झंडा उठाया था, बिल्कुल सही, जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के हुक्मरानों ने आज तक वो झंडा उठा के रखा हुआ है। मुश्किलात के बावजूद, साजिशों के बावजूद हमें इसराइल का भी मुकाबला करना पड़ता है, भारत का भी। और बात ये है कि हम मुआशी तौर पे इतने बड़े टाइगर नहीं बन सके कि हम ये बात मनवा लेते। हम आबादी में फिर भी 22, 23, 24 करोड़ लोग ज़रूर हैं और हमारी बात सुनी जाती है कि अगर हमारे लोग मुखलस होकर कहीं दुनिया को कोई बात करते हैं तो उस बात के ऊपर तवज्जो फिर भी दी जाती है। लेकिन जाहिर है कि दुनिया मुआशी ताल्लुकात की बुनियाद पे आगे चल रही है और इंडिया एक बहुत बड़ी आबादी है, अरबों रुपए की मार्केट, अरबों लोगों की मार्केट, लोग कैसे छोड़ सकते हैं जो कारोबारी लोग हैं। ये सबसे बड़ी वजह है कश्मीर के पसे पुष्ट जाने की और हमारे मुस्लिम ममालिक की वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन बात ये है कि कश्मीर का काज जो है वो अगर हल तलब है तो वो आज तक ही देखें अक़वाम मुत्तहिदा में उसी तरह से हल तलब है। इन्होंने आर्टिकल 300 गुलाम रज़ा साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हो रहा है, उसके बाद बात करेंगे कि अब 23 मार्च जो ही सूरज गुरूब हो चुका,
अब हुकूमत का इम्तिहान है कि इमरान खान साहब 24 मार्च बड़ा टफ दिन उनके लिए शुरू हो रहा है। अगले दिन बहुत टफ है कि वज़ीर आज़म रह सकेंगे, हुकूमत रहेगी या नहीं, इस पर बात ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब सिनारियोज डिस्कस हो रहे हैं। एक ये कहा जा रहा है एक तरफ से कि जी आने वाले दिनों में 1-2 दिन में यानी 25 मार्च तक ऐलान कर देंगे इत्तेहादी कि जी वो साथ छोड़ रहे हैं, हुकूमत और अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। उसके बाद अपोजिशन अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म कर देगी और 27 मार्च को जो जलसा है वो फिर बेमानी हो जाएगा और फिर वो जो लोग मुनहरिफ हैं, जो तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं या जिन्होंने ऐलान कर दिया, जो सिंध हाउस में पाए गए, उनकी ज़रूरत भी नहीं रहेगी। एक ये सिनारियो पेश किया जा रहा है और फिर जनाब इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। एक तरफ ये है। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स देखें तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास अब भी पत्ते हैं। अपोजिशन तो प्रेशर में आके उन्होंने दिखा दिया, सिंध हाउस में सारा कुछ पता लग गया, लेकिन मैं तो आखिरी दिन अदम इत्मीनाद वाले दिन तक एक ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि ये सब देखते रह जाएंगे और ये हारेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर इस्तीफ़ा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर ये बातें भी चली कि जी कोई मुफाहमत की पॉलिसी, कोई बैठ कर बात कर ली जाए, कोई वक्त से पहले इलेक्शंस हो जाएं और उसमें कोई अपोजिशन की भी बात मान ली जाए, जिसमें ये तजावीज़ चल रही हैं कि जी कोई नैब के हवाले से कुछ कम कर दिया जाए मामला, कुछ केसेस का मामला कम कर दिया जाए, कुछ तो अपोजिशन को मिले। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने साफ़ियों से बात की है और कहा कि जी मैं ये हुकूमत तो छोटी चीज़ है, मेरी जान भी चली जाए तो ये गद्दारी होगी कि मैं इनको NRO दे दूँ। तो बाबर डोगर साहब, इसके बाद तो कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि किसी भी तरह से कोई भी बात, जो खबरें जी इस्टेब्लिशमेंट बीच में आके कोई मुफाहमत करवा दे, वो तो इमरान खान साहब उस तरफ नहीं आ रहे। तो सामा साहब, एक चीज़ इमरान खान साहब को क्लियर हो चुकी है कि वो हाउस में मेजॉरिटी खो चुके हैं। उनके पास उनके जो अपने MNAs हैं वो उनको छोड़ के चले गए हैं। इत्तेहादी उनके साथ आना नहीं चाह रहे, ये उनको क्रिस्टल क्लियर पता है। अच्छा, अब उनको जो उनके इर्द गिर्द जो उनके मशीर हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उनको बता रहे हैं कि जी देखें सोशल मीडिया पे आपकी बड़ी फॉलोइंग बढ़ गई है और वो बता रहे हैं कि जनाब हम पहले हल्कों में जाते थे, लोग हमसे महंगाई का रोना रोते थे, दूसरी चीज़ें रोते थे, अब तो वो कह रहे हैं कि हम खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। अवाम का समुंदर है जो आपके साथ खड़ा हुआ है और आपकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ इन सबसे बहुत ऊपर है खान साहब। तो खान साहब जो हैं अब वो इस दुनिया में हैं कि जनाब लोग जो हैं वो उनके पीछे खड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पे आप देख लें कि जिस तरह से PTI जो है वो अदारों को टारगेट कर रही है, जिस तरह से ये बाकी सारा कुछ किया जा रहा है, इससे ये लग रहा है कि तनाव बहुत ज़्यादा है, उस हमारा खासा तनाव है। और जो चीज़ सामने लग रही थी वो यही थी कि ना OIC की मीटिंग गुजारी जाए। OIC की मीटिंग से पहले कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। तो OIC की मीटिंग अल्लाह के फजल से आज गुजर गई और फीकी ही गुजरी, लेकिन चलें गुजर गई। अब आगे देखिएगा कि चीज़ें किस तरह से तब्दील होती है, आपको नज़र आती हैं। खान साहब कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज़ दूंगा। खान साहब के पास अब कोई सरप्राइज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, उनके पास कि वो कोई सरप्राइज़ देने की पोजीशन में इस वक्त हैं। एक ही चीज़ है, अदम इत्मीनाद की तहरीक, जिसको नेशनल असम्बली के अंदर फेस करना है, जहाँ पर इत्तेहादी अगर टूट जाते हैं तो उनको तो ये नहीं रोक सकते, ना उनका वोट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो चीज़ें खान साहब के लिए खासी कॉम्प्लिकेटेड है। वो कह दी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं कि ना मैं अपोजिशन के साथ नहीं बैठूंगा, कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। मुफाहमत की बात ख़त्म हो गई। वो इसलिए हो गई कि उनको बताया गया कि अगर तुमने मुफाहमत की तो फिर तुम्हारा पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे गिर जाएगा, तो वो नहीं करनी। अच्छा। अब वो आगे धमकियाँ ये हैं कि जनाब मैं फिर सड़कों पे आ जाऊँगा, अगर मैं सड़कों पे आया तो फिर मैं बड़ा ख़तरनाक होऊंगा। तो वो तो जब वो उस वक्त की बात है जब अदम इत्मीनाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी, तो उस वक्त जब सड़कों पे आएंगे तो जाहिर बात है उस वक्त गवर्नमेंट कोई और होगी, तो वो तो उस वक्त पता चलेगा कि कितने ख़तरनाक हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लग रहा कि खान साहब को सरप्राइज़ देने की पोजीशन में। हाँ, वो ये है कि उनकी कोशिश है कि जी यहाँ पे 5-6 लाख बंदा इकट्ठा हो जाए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा, और उस दिन वो ये बताएं कि आप देखें कि मैं आज भी पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर हूँ, लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं।
इसके अलावा कोई सरप्राइज देने की अच्छा, पोजीशन वो तो हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी जब हटाए गए तो उसके बाद मुझे क्यों निकाला, उन्होंने बड़े जलसे काफ़ी ज़्यादा किए थे, लेकिन ज़ाहिर है कि एक आईनी और कानूनी मामला हो तो फिर उसमें जलसा जुलूस तो कुछ नहीं कर सकता। पॉपुलैरिटी ज़रूर हो सकती है, हमदर्दी ज़रूर हो सकती है, लेकिन एक और चीज़ जो गुलाम मुर्तज़ा साहब चल रही है वो है सदारती रेफरेंस। उसके लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच भी बन गया। अब उसमें जस्टिस काजी फाइजिया साहब ने बाकायदा एक ख़त लिख दिया है, वो ख़त मीडिया में भी आ गया कि जी ये तो बेंच ही गलत बनाया गया है। अब ये एक अजीब मामला बन गया है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर या सियासी टकराव इतना शदीद हो गया है, ऊपर से एक और अहम तरीन इदारा जुडिशरी, वहाँ पर आप देखें जस्टिस काजी फाइजिया साहब मेरे ख्याल है कोई चौथे चीफ जस्टिस हैं जिनसे उनके कोई इतराज़ात सामने आ गए हैं। बहुत ही अहम और बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया है जस्टिस काजी फाइजिया साहब ने, क्योंकि इससे पहले ट्रेडिशंस हैं कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहबान की कि सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं किसी भी आइनी सवाल के जवाब के हवाले से जब भी कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के रूबरू आता है तो सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनको लिया जाता है, ये रवायत भी है। और आइन के आर्टिकल 175(3) और 180 इसमें सीनियर 3 जजेस का जिक्र है। तो ये सवाल उठाना कोई गलत नहीं है, बड़ा रेलेवेंट सवाल है जो कि जस्टिस काजी फाइजिया साहब ने उठाया है। और लेकिन जाहिर है कि जज जो रजिस्ट्रार के बनाते हैं, बेंच रजिस्ट्रार मिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, तो उन्होंने रजिस्ट्रार के इख्तियारात के हवाले से भी एक सवाल उठाया है कि अदलिया और इंतज़ामिया अलहदा हो चुकी है, लेकिन CSP ऑफिसर का यहाँ बतौर रजिस्ट्रार तैनात होना, ये वो वाली जो एक लकीर थी कि इंतज़ामिया अदलिया मिक्स नहीं होगी, तो यहाँ एग्जेक्टिव्स और जुडिशरी जो है वो यहाँ किरदार अदा कर रही है। इस किरदार को भी देखा जाए। 5-6 सवालात हैं उनके सवालात का जवाब जो है वो मिल जाएगा। बात तो ये भी है ना कि 13वें नंबर वाले जज साहब को शामिल किया गया है, जबकि आपके सीनियर मोस्ट 5 जजेस जो पहले से लेके 5 नंबर तक जो होंगे उनको सर शामिल किया जाना चाहिए। आपकी बात सही है, पार होती है। अब ये ओपिनियंस हैं, ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब भी बड़े सीनियर तरीन इस वक्त जज हैं, तो उनको भी इन चीज़ों का पता तो होगा और शायद ये कोई लाजमी तो नहीं है कि सीनियर तरीन लोग लगेंगे। लेकिन एक और मामला भी तो है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें ये था कि जी जो वज़ीर-ए-आज़म के केसेस हों वो काजी फाइजिया साहब ना सुने, क्योंकि एक केस के दौरान उन्होंने व्हाट्सएप का हवाला दे दिया और उसमें उन्होंने कहा जी व्हाट्सएप पर मेरे डॉक्यूमेंट्स आए हैं, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, और उसके बाद फिर वो केस आगे बढ़ता है। प्राइम मिनिस्टर की कोई चीज नहीं है सर, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है और प्रेसिडेंट ने ही रेफरेंस भिजवाया था जस्टिस काजी फाइजिया साहब के खिलाफ। सर जी सदारती रेफरेंस तो है, सदारती रेफरेंस गवर्नमेंट ने भिजवाया है, गवर्नमेंट ने भिजवाया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने भिजवाया है, प्राइम मिनिस्टर ने थ्रू प्रेसिडेंट ये रेफरेंस भिजवाया है। ये तो सभी को पता है कि उसमें आर्टिकल 63A की तशरीह मांगी है। 63A की तशरीह जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट मांग रही है कि जनाब एक बंदा जो है वो अगर लोटा हो जाता है तो क्या उसका वोट कास्ट हो सकता है कि नहीं, और उसके बाद उसको क्या सजा हो सकती है। इशू ये है कि गवर्नमेंट की बिहस पे तो प्रेसिडेंट ने ये आर्टिकल ये भिजवाया है। अब जो बेंच बना है, देखने वाली चीज़ ये है कि क्या के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि वो क्या देखें, उसमें जजेस जो हैं वो क्या कोई एक मैटर के हवाले से जजेस को देखा जाए तो वो क्या तमाम केसेस में उन्हीं को देखा जाता है। चलें आप कर लेते हैं, अगर आप 5 एक जज को निकाल दें, जस्टिस काजी फाइजिया सीनियर मोस्ट जज हैं उनको निकाल देते, अगले 4 को आप डाल 10 इनके अलावा जजेस हैं सर, वो सवालात हैं। देखिए उसमें हम फिर और भी 10 जजेस हैं, फिर उनके भी नाम लेने पड़ेंगे, फलां को भी नहीं रखा, फलां को भी नहीं रखा। अहम चीज जो है नहीं वो एक इसीलिए तो है ना कि पहले से लेके 6 तक जो है उनमें से अगर अच्छा सर ब्रेक आ जाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट के निकालना चाहते हैं तो पहले 5 आगे उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अगर इमरान खान साहब गवर्नमेंट में रहते हैं तो वो फिर गवर्नमेंट का कोई केस ही नहीं सुनेंगे। मेरा मतलब है कि ये तो फिर एक बड़ी सीरियस चीज है कि आप जजमेंट तो है, आप क्या कर सकते हैं एक जज के हवाले से अगर इस तरह की चीजें अगर ध्यान में रखे तो सर और भी तो जजेस हैं वो सुन सकते हैं। बहरहाल ये बड़ी एक टेक्निकल डिबेट हो जाएगी, अब देखते हैं इस पर क्या होता है। अब गुलाम साहब जो मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, मैं भी देख रहा था, ये खबर भी आ रही है कि अभी MQM के साथ हुकूमती लोगों के राबते हैं। अभी वीडियो एक मैंने देखी जिसमें असद उमर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, वो भी बैठे हुए MQM के साथ, तो अभी राबते ख़त्म नहीं हुए इत्तेहादियों के साथ हुकूमत के।
जी जी, अभी एक आधा घंटा पहले उनकी मुलाकात जो है होके हटी है और उस मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो आखिरी जुमला ख़त्म करते हुए बातचीत कहा, उन्होंने कहा कि हमने आपके साथ 3.5 साल पहले के मुतालबात रखे हुए हैं, हमारे सारे के सारे दफ्तर बंद हैं, बंदे अंदर हैं, आपने क्या कौन सा आपने तीर मारा, कोई एक आध काम भी कर देते आप, आपने कोई काम नहीं किया। तो ये मुलाकात इन जुमलों के साथ जो है वो ख़त्म हुई है। जबकि इससे पहले साबिक सदर जो हैं आसिफ अली जरदारी, ठीक है, उनके साथ भी इनकी मुलाकात की बात जो है वो भी हो चंद घंटे 24 से 48 घंटों में ये इत्तेहादियों ने फैसला करना है, उसके बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे अपोजिशन की। ये तो हुकूमत की मुश्किलात हैं, अपोजिशन की क्या तैयारी है, PDM का लॉन्ग मार्च है और जो बयानिए में फ़र्क आया है उस पर सब हैरान हैं। जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी जानबूझ के इमरान खान ने एक्सटेंशन या डिले की, ये इदारों के टकराव की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा माजी याद करेंगे मियां नवाज शरीफ के हवाले से, इनके बारे में वो कह रहे हैं कि वो तो बड़ी इज्जत और बड़ा एहतराम इदारों का और आर्मी चीफ का। ब्रेक के बाद अब पता चला। PDM पूरी तरह तैयार है और इमरान खान साहब ने जब ऐलान किया 27 मार्च को जलसे का, उसके बाद से ये ऐलानात हो रहे थे और अब स्पेशल ट्रक तैयार कर लिया गया है, एयर कंडीशन ट्रक है, 20 लोगों की इसमें गुंजाइश है। मरीम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज दोनों लीड करेंगे और इसके अलावा जनाब इनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी होंगी। भरपूर तैयारी है। गुलाम मुख्तार साहब, एक तो ये तैयारी नज़र आ रही है कि भरपूर पूरी तरीके से पावर शो करना है, इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब भी होंगे, पीपल्स पार्टी को भी दावत दे दी गई है, वो पहले ही अपना पावर शो कर चुकी है। लेकिन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि कोई टकराव नहीं होगा, उस तरह की टकराव की कैफियत नहीं होगी। इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप इस सारे PDM के इस मार्च का? बस एक दूसरे को देखते हुए ये काम किया जा रहा है। खान साहब जो हैं उनसे भी कहा गया था कि ये जलसा ना करें इस तरह का, आपने जो भी करना है आप बाद में कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो दिखा के जाऊंगा कि मेरे साथ कितने लोग हैं। और लोग तो आपको दिखाने हैं कौमी असम्बली में और वहाँ आपने रोकना है अपने बंदों को जाने से। बाहर आपका अवाम के अंदर क्या आपकी सूरत हाल है, ग्राफ किधर जा रहा है, वो तो अगले इलेक्शन होंगे तो उसमें पता चल जाएगा। तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी अपना ये किया था कि वो 24 को निकालेंगे, लेकिन फिर आज एक सियासी कमेटी जो है उनकी मीटिंग हुई शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, उसमें उन्होंने फ़ैसला किया कि 26 को लाहौर से निकला जाएगा। और 26 की रात को रावलपिंडी आएंगे, लेकिन इस्लामाबाद का उनका नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो सूरत हाल डेवलप होती नज़र आ रही है सर, वो इस्लामाबाद में आपने सर सबसे पहले खबर दी थी कि किसी किस्म का कोई तसादुम ये नहीं होने दिया जाएगा। ये अभी काम शुरू ही हुआ था, मुझे लगता है ये हफ्तों पहले की बात है, जब आई थी तभी आपने ये खबर दे दी थी। अब मैं इसको तज्जिए से ज़्यादा खबर ही कहूँगा क्योंकि वो 100% दुरुस्त साबित हुई है। एक और चीज़ मुझे बताएं कि ये शहबाज शरीफ साहब को क्या हो गया? याददाश्त भी कमर तकलीफ तो है, लेकिन याददाश्त का क्या हुआ? वो कह रहे हैं मियाँ साहब तो इदारों के खिलाफ, ये इमरान खान क्या कर रहा है, ये न्यूट्रल का लफ्ज़ बोल रहा है, ये फलां कर रहा है, लेकिन मियाँ साहब ने तो बराह रास्त नाम ले लेकर जो जुमले बोले हैं, मैं चूँकि पैमरा का मामला है मैं वो जुमले भी नहीं दोहरा सकता, इशारों में भी नहीं बता सकता। उन्होंने 2018 से लेकर किस किस चीज़ का इल्ज़ाम नहीं दिया इदारों के सरबराहान को नाम लेकर, और लिखी हुई तकरीर सामने से पढ़ रहे थे। ये नहीं था कि उन्होंने कुछ जज्बात में कह दिया, और एक नहीं बार बार। तो वो सब हिसाब और पता नहीं क्या मांगते रहे। आज क्या हो गया? वो कोई गजनी वाला कोई सीन हो गया, भूल जाते हैं क्या हो गया? वो आज तो कहने के इमरान खान ने एक्सटेंशन जो है लेट कर दी। असल में फवाद चौधरी साहब ने काफ़ी सारी बातें की कि वो अपोजिशन जो है वो इस तरह से अदारों के ख़िलाफ़ बात कर रही है, और उन काफ़ी वज़रा ने भी ये कहा कि वो ये बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना भी गिनवा दिया। उन्होंने कहा मैं तो बड़े हम ताबेदार रहे हैं हमेशा, और जो आप कहेंगे वो होगा। ये तो ये बुनियादी तौर पे ये है कि हम जो जिस तरह से आप कहेंगे ये तो कट कॉपी पेस्ट करना होता है। अच्छा, अब मेरे पास चंद सेकंड है, तो मैं चाह रहा हूं कि क्लोजिंग से पहले इसी बात पर बाबर साहब का भी थोड़ा सा इनपुट आ जाए। बाबर साहब, ये क्या चक्कर है? अब सिलेक्टेड का लफ्ज़ भी गायब हो गया है। हमारी लड़ाई तो इमरान खान से है ही नहीं, ये तो कठपुतली है। असल में जो लाने वाले हैं वो किधर गई वो सारी स्टेटमेंट्स? ये क्या हुआ है चंद हफ्तों में? साहब, गवर्नमेंट भी तो ये कह रही थी कि हमारा एक पेज है, तो वो पेज किधर गया? मेरा सवाल तो आपसे वो पेज तो वहीं का वहीं है। कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई स्टेटमेंट्स तो नहीं है, कोई डॉन लीक्स नहीं है, कोई मेमो गेट नहीं है, कोई इस तरह के कोई वाज़ेह तौर पर नहीं। वो तो हम कहते हैं कि जनाब फलां जगह के खिलाफ है कि न्यूट्रल क्यों नहीं, कोई फौज इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रही हुकूमत बचाने के लिए, इस तरह से वो अलग बात है। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट है मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और अगर मुझे निकाला गया
तो मैं जनाब बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा। जिन्होंने फिर ये आर्मी चीफ से कोई इख्तिलाफ नहीं है, फौज से कोई इख्तिलाफ नहीं है, फौज किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, किसको कह रहे हैं कि मैं किस सूरत में इस्तीफा नहीं दूंगा, उनको इस्तीफा मांग सब नाम लेते रहे ना सर। नहीं, ये सर जमीन आसमान का एक और बात ये है कि वो जो सरप्राइज कह रहे हैं उसामा साहब, जो सरप्राइज कह रहे हैं, कहते हैं मैं सरप्राइज दूंगा, वो किसको देंगे सरप्राइज? सर वो तो जब आएगा तो पता लगेगा ना। हम तो बात कर रहे हैं जो हो चुका है, जो फैक्ट्स हैं, जो सामने है, जो बोला गया। उसामा साहब बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है यहाँ पर। सर वो ठीक कैसे हो गया? खान साहब की पुरानी स्टेटमेंट निकाल लेंगे। ये सर वो इख्तियार में आए, वो साथ मिले, वो जो भी हुआ मुझे बताएं, ये उनको क्या हुआ, अपोजिशन के साथ क्या हुआ है? मैं तो ये भी उसका सवाल कर रहा हूँ। उनके साथ जो हुआ वो तो हो गया और वो भुगत भी रहे हैं जो उनके साथ हुआ। ये यार इन्होंने तो चौपाए कह दिया है, वो न्यूट्रल चौपाए होते हैं। जी, वो तो देखो ये खुदा ना खासा है, इस तरह तो नहीं होता। वो तो कह रहे हैं कि मैंने नेकी और बदी के हवाले से कहा, मैंने फौज को नहीं कहा। अब एक बंदा कह रहा है, या तो उसने कहा मैंने फौज को कहा था, आज मैंने। मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, मियां साहब ने तो नाम मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। जब चले आप एक हफ्ता सब्र करें, अगले हफ्ते इनकी बातें सर वो जब होगा तो हम उस पे भी डिस्कस करेंगे। मैं तो अभी जो कहा गया उसकी बात कर रहा हूं। आपको उस पे भी इतराज है? आप ये भी सर ये कहें कि हम गलत थे, हमने इदारों को बदनाम किया, हमने गलत किया, हमने नाम ले लेकर सरबराहान के नाम लिए, आज हम उस पर शर्मिंदा हैं, नहीं करना चाहिए था, एडमिट तो करें। वो तो कह रहे हैं कि कभी कुछ किसी को बात ही नहीं हुई, ये तो ना करें ना, इस तरह तो नहीं होना चाहिए। इमरान खान ने कम से कम ये तो कहा कि ये नाम लेकर उन्होंने न्यूट्रल का एक लफ्ज़ कहा, वो डायरेक्ट तो नहीं किसी का नाम लिया। बहरहाल जनाब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।